हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है साइटिक फिब्रोसिस। तो साइटिक फिब्रोसिस जो है हमारी, इसमें जो बताया गया है, इन्होंने बताया सीएफ के नाम से भी, शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो साइटिक फिब्रोसिस जो होती है, आल्सो नो एज द म्यूकोवास्कुलाइटिस, इज ऑटोसोमल रिसीविंग जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इफेक्ट मोस्ट क्रिटिकली द लंग्स एंड आल्सो द पेनक्रियाज, लीवर एंड इंटेस्टाइन। तो इन्होंने बताया है कि साइटिक फिब्रोसिस जो होती है वो हमारे म्यूकस का की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि म्यूकस जो हमारा अंदर बनता है, ऑटोसोमल रिसीविंग जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, वो उनके इफेक्ट से ये हमारा होता है। और जो क्रिटिकल कंडीशन हमारी किस किस चीज में जाकर के होगी इसकी, हमारे लंग्स के अंदर हो सकती है, पेनक्रियाज में भी हो सकती है, लीवर और इंटेस्टाइन्स में इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हमारी होती है जाकर के। ठीक है। तो इसमें जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताई गई है, यानी कि विशेषताएं क्या बताई गई हैं, जो अबनॉर्मल से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम अक्रॉस द एपिथेलियम्स लीडिंग टू थिक विकोस सेक्रेशंस। तो इसमें जो हमारा जो अबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होगा वो हमारा क्लोराइड और जो हमारा सोडियम होता है एपिथेलियम्स में, वो हमारा पाया जाता है। और इसे लीड क्या होगा, इनके सेक्रेशन से होगा कि भाई थिकनेस और विकोस सेक्रेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि जो म्यूकस होता है वो बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा सेक्रेशन जो होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो जो हमारा गाढ़ा म्यूकस होता है, थिकी होता है, स्टिकी होता है, तो वो जो सेक्रेशन होता है वो हमारा साइटिक फिब्रोसिस बोला जाता है। कारण क्या क्या रहते हैं इसके, तो इसमें कारण उन्होंने बताया है, कोज में दिया है कि साइटिक फिब्रोसिस डिफेक्ट, इसमें डिफेक्ट दिया है, इसमें जीन चेंज द प्रोटीन्स दैट द रेगुलेट द मूवमेंट्स ऑफ साल्ट इन द आउट ऑफ सेल्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा साइटिक फिब्रोसिस जो होती है वो क्या होती है, जो हमारे जीन्स के अंदर जो चेंज करते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे सेल के अंदर, सेल के आउट और इन, जो हमारे साल्ट की मूवमेंट होती है, यानी कि जो नमक की मूवमेंट होती है उस पे उसको कंट्रोल करने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनकी चेंज या उनके डिफेक्ट जो होता है उसकी वजह से होता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो चेंजिंग कुछ करता है, यानी कि प्रोटीन जो अच्छे से नहीं होता है, तो वो नमक की जो सेल के आसपास या सेल के अंदर बाहर की जो मूवमेंट होती है वो भी कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो उसका रिजल्ट होता है कि भाई जो म्यूकस है वो थिक, स्टिकी और म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज इंक्रीज सॉल्ट इन सेट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा जो म्यूकस होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी बढ़ सकता है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और क्या बढ़ सकता है, हमारा जो पसीना होता है उसके अंदर जो सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि पसीना जो है वो ज्यादा नमकीन हो सकता है। तो मैंने डिफरेंट इफेक्ट डिफेक्ट कैन ऑकर इन द जीन, और जो हमारे जीन होते हैं उसमें और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं। टाइप ऑफ जीन्स ऑफ द मेशंस ऑफ एसोसिएट विद द सिविरिटी ऑफ द कंडीशन से, और इसमें जो जीन होते हैं या उनके अंदर जो सिविरिटी होती है कंडीशन की, वो हमारी अलग अलग तरीके से एसोसिएट हो सकती है। ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं हमारा साइटिक फिब्रोसिस होने के। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टेस्ट एंड डायग्नोसिस। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, कौन कौन से हमारे डायग्नोज होते हैं। तो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। तो इसमें न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग की जाती है सबसे पहले। एवरी स्टेट इन द यूएस नाउ रूटीनली स्क्रीनिंग न्यूबॉर्न फ्रॉम द साइटिक फिब्रोसिस। तो इन्होंने बताया है कि हमारी जितनी भी एवरेज स्टेट ऑफ यूएस के अंदर जितने भी पाए जाने वाले स्टेट हैं उनमें न्यूबॉर्न जितने भी होते हैं उसमें रूटीन से चेकअप किया जाता है साइटिक फिब्रोसिस का। और अर्ली डायग्नोसिस मींस ट्रीटमेंट शुड बिगिन इमीडिएटली। तो जो पहले जो डायग्नोज कराया जाता है इसका मतलब ये होता है कि जो उनका इलाज है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें ब्लड सैंपल से लिए जाते हैं, और जो हमारा केमिकल्स जो होते हैं उनका हायर और जो नॉर्मल लेवल होता है हमारा वो चेक किया जाता है। और इसके अंदर जो केमिकल्स जो हमारे होते हैं उसमें इम्यूनो, हमारे रिएक्टिव जो हमारे ट्राइपेसिजेंस यानी कि आईआरटी जो होते हैं, तो उनका भी टेस्ट इसके अंदर किया जाता है, रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाज, जो कि पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किए गया जो हमारा ये केमिकल होता है इसके नॉर्मल और हायर लेवल को चेक किया जाता है ब्लड सैंपल के जरिए, ये इसमें कहा गया है। तो इस तरीके के टेस्ट और डायग्नोज जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि न्यू बोन्स जो हमारी आईआरटीएम में भी द हाई बिकॉज ऑफ प्री मैच्योर बर्थ एंड द स्ट्रेसफुल डिलीवरी। तो इन्होंने बताया कि न्यूबॉर्न के अंदर आईआरटी जो किया जाता है तो उसमें देखा जाता है, जो ये न्यूबॉर्न टेस्ट जो किया जाता है तो उसमें क्या देखा जाता है, उसमें सबसे पहले चेक किया जाता है कि बेबी जो है प्री मैच्योर बर्थ है या फिर स्ट्रेसफुल डिलीवरी है, तो उस टाइम ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। और रीजन जो होता है इस टेस्ट का, तो जरूरत के हिसाब से हम जो डायग्नोज करते हैं वो कंफर्म किया जाता है कि भी कहीं साइटिक फिब्रोसिस तो नहीं है। ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर कंफर्मेशन के लिए भी ये टेस्ट हमारे किए जाते हैं। तो वही इसमें हमारे जो टेस्ट हैं इसमें जो दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले स्वेट टेस्ट होता है, यानी कि पसीने का टेस्ट होना। तो इसमें सबसे पहले स्वेट प्रोड्यूसिंग केमिकल
इज अप्लाई टू ए स्मॉल एरिया ऑफ स्किन। तो इसमें बताया गया है कि केमिकल लिया जाता है और वो बॉडी के स्मॉल एरिया पर अप्लाई किया जाता है। द कलेक्टिंग स्वेट इन देन टेस्टेड टू सी इफ इट इज साल्टर देन नॉर्मल। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें जो पसीना जो आता है हमारी बॉडी पर केमिकल लगाने के बाद, तो उस पसीने को क्या किया जाता है, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई इसके अंदर नमक नॉर्मल मात्रा में है या फिर साल्ट ज्यादा मात्रा में है, नॉर्मल मात्रा में। तो इस चीज का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर हमारा जाता है डीएनए सैंपल। तो डीएनए सैंपल जो लिया जाता है वो हमारे ब्लड सलाइवा का ले सकते हैं। उसमें चेक किया जाता है स्पेसिफिक जो हमारा डिफेक्ट होता है हमारे जीन्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द साइटिक फिब्रोसिस, जो साइटिक फिब्रोसिस का जो है रिस्पॉन्स यानी कि उसका जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर हमारे ब्लड और सलाइवा के सैंपल के द्वारा इसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टेस्टिंग चीजें होगी कि जिसके द्वारा हम फिब्रोसिस को टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारी आ जाती है टेस्टिंग आफ्टर डायग्नोसिस। तो इसमें डायग्नोस के बाद की जो टेस्टिंग होती है उसमें इफ यू हैव cystic fibrosis is fibrosis you will need regular test to help manage the condition। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो आप टेस्ट कराते हो, अगर आपको साइटिक फिब्रोसिस है तो आप क्या करा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर रेगुलर जो टेस्ट होते हैं वो आपको इस कंडीशन में वो मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टेस्ट आ जाता है इमेजिंग टेस्ट होता है। तो इमेज जो होती है जो तस्वीर के रूप में हम समझते हैं किसी भी चीज को, तो वो हमारे इमेजिंग टेस्ट होते हैं। तो इमेज के हिसाब से जो हम देखते हैं इमेजिंग टेस्ट हो जाते हैं। लंग्स फंक्शन टेस्ट यानी कि हमारे लंग्स किस तरीके से काम करते हैं। स्पूटम कल्चर यानी कि जो हमारा बलगम होता है, थूक हम जिसको बोलते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट यानी कि जो हमारे अंग होते हैं शरीर के, उनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें ट्रीटमेंट जो है, तो ट्रीटमेंट किस हिसाब से इसके अंदर हमारे होते हैं। तो ट्रीटमेंटल चीजों में सबसे पहले इन्होंने बताया कि साइटिक फिब्रोसिस यानी कि सीएफ एज नो क्योर। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो सीएसएफ जो साइटिक फिब्रोसिस होती है ये क्योर नहीं होती है। वो whoever treatment have gently improved in recent year। लेकिन कुछ सालों में हमारे जो इसके जो ट्रीटमेंट है, इसके जो इलाज करने के जो तरीके हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे गोल है सीएसएफ के ट्रीटमेंट के वो कौन कौन से इंक्लूड है। तो सबसे पहले प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग लंग इन्फेक्शन, यानी कि इसमें सबसे पहले हमारा गोल क्या होता है कि भी हम लंग्स के अंदर होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करें और रोकथाम करें उसकी, तो हमें इससे बच सकते हैं। दूसरा, लूजिंग एंड रिमूविंग थिक स्टिकी म्यूकस फ्रॉम द लंग्स। तो हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर वही चिपचिपा गाढ़ा या किसी भी तरीके का म्यूकस जो है वो नहीं होना चाहिए, वो रिमूव कर देना चाहिए। नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो हमारे सिस्टिक फिब्रोसिस है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंट करना आपने ट्रीटिंग ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन्स के अंदर किसी भी तरीके की ब्लॉकेज जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसकी रोकथाम करनी चाहिए। प्रोवाइड करना चाहिए इनफ न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा आहार जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। प्रिवेंट करना चाहिए डिहाइड्रेशन यानी कि लैक ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी की कमी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो ये आप करेंगी आपके ट्रीटमेंट में हेल्प, यानी कि सिस्टिक जो फिब्रोसिस है उसके इलाज में भी हेल्प करेंगी और उसको होने से भी बचाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। अब तो भाई हमारे सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी डिजीज आ जाती है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के अंदर हम जानेंगे डिप्थीरिया होता क्या है। वैसे तो +2 में पहले भी आप इस चीज के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो डिप्थीरिया जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है हमारी। तो इसके कोज क्या होता है, कॉर्नियो बैक्टीरियम जो है डिप्थीरियर, ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से हमारा डिप्थीरिया फैलता है। तो इसमें ये हमारा एनाएरोबिक जर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस वर्क होता है और अनएरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये हमारा होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, क्या करता है ये, शॉर्ट थ्रोट यानी कि हमारे गले में होने वाले जो छाले होते हैं शॉर्ट्स हो जाते हैं। लो फीवर एंड द एडेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स से ऑन द टॉन्सिल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बुखार होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेम्ब्रेन्स है टॉन्सिल्स होने की संभावना होती है। इसमें फेरेंक्स और नेजल कैविटी के अंदर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और माइल्ड डिप्थीरिया जो होता है कैन बी रिसेंटेड ऑफ द स्किन। तो माइल्ड जो हमारा डिप्थीरिया होता है वो सिर्फ स्किन तक ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। और जो हमारे लेस कॉमन हमारे कॉन्करेंस जो इंक्लूड होता है हमारा मायोकार्डियल अबाउट 20% केसेज और पेरिफेरल्स हमारे न्यूरोपैथी अबाउट 10% केसेज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो डिप्थीरिया की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो मायोकार्डियल्स होती है यानी कि हार्ट में पाई जाने वाली जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर जो सूजन होती है वो 20% केस के अंदर हो जाता है। और पेरिफेरल यानी कि नर्व सिस्टम का जो पेरिफेरल सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूरोपैथी यानी कि एब्नॉर्मलिटी हो जाती है फंक्शन के अंदर, वो 10% केसेज के अंदर ये पाया जाता है। सिम्टम डिप्थीरिया की हम देख ही चुके हैं कि भी गले में सूजन हो जाती है, फीवर हो जाता है, मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, फेरेंक्स और नेजल कैविटी और टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो सारे के सारे हमारे डिप्थीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। और डिप्थीरिया जो है वो हमारे कंटेजियस डिजीज स्प्रेड बाय द डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ब्रीदिंग एंड द एरोसोलाइज्ड
सेक्रेशंस ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो डिप्थीरिया जो है वो हमारी एक ऐसी बीमारी है जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा सांस लेते हैं, यानी कि आमने सामने बैठकर जब सांस लेते हैं तो उसके द्वारा हमारे एरोसोलाइज्ड हो जाता है। एरोसोलाइज्ड क्या हो जाता है? एरोसोलाइज्ड हम उसको बोलते हैं, यानी कि एरोसोल्स के द्वारा या एरोसोल युक्त जो हमारा सेक्रेशंस होता है उसके द्वारा फैलने वाला इंडिविजुअल इनफेक्ट करने वाला। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एरोसोल्स क्या होते हैं? एरोसोल्स से हमारे जो म्यूकस होता है उसके अंदर पाए जाने वाले, यानी कि उसके अंदर गैस है या उसके अंदर कण है बीमारी के, तो इस तरीके का जो म्यूकस होता है, तरल पदार्थ होता है जो छींटों के द्वारा, ड्रोपलेट के द्वारा जो दूसरों पर गिरता है, तो वो हमारा एरोसोल युक्त बोला जाता है। ठीक है, तो एरोसोलाइज्ड जो हमारा सेक्रेशंस होता है, तो वो जो सेक्रेशंस होता है वो हमारा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो वो किसी को भी पर्सन को, सामने वाले को इनफैक्ट जो आपसे थोड़े से पास बैठा है, थोड़ा सा दूर भी बैठा है, अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम जिसको बोलते हैं, जो छींटे पड़ने के बाद दूसरे की तरफ फैलता है, तो ऐसा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हमारा डिप्थीरिया के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो सांस के द्वारा हमारी जो सांस के बिल्कुल जो पास है, क्लोज है, हम सांस ले रहे हैं, तो उसमें भी जो हवा के अंदर, एयर के अंदर जो कण होते हैं किसी भी प्रकार के, तो वो हमारा एरोसोलाइज बोला जाता है, यानी कि एरोसोल युक्त जो हमारी चीजें होती हैं वो डिप्थीरिया को आगे बढ़ाती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे साइन और सिम्टम क्या होते हैं। तो साइन और सिम्टम जो है हमारे डिप्थीरिया के, सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, हमारा जो शोर थ्रोट एंड होर्सनेस। तो इसमें जो खराश होती है गले में, सबसे पहले वो हो जाएगी, और शोर थ्रोट, गले के अंदर खराश हो जाएगी, और गले के अंदर जो है शोर यानी कि छाले भी हो सकते हैं। निगलते टाइम हमारा दर्द हो सकता है, पेनफुल स्वेलिंग्स हो सकती है, और स्वेलो ग्लैंड्स इन लार्ज लिम्फ नोड इन योर नेक। तो आपकी जो गर्दन है उसका जो लिम्फ नोड है वो बड़ी हो सकती है, बढ़ सकती है, वो आकार में बढ़ सकती है, और जो ग्लैंड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि सूजन हो सकती है, ग्रंथियों में सूजन हो जाएगी, और जो लिम्फ नोड है उनका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, और थिक और ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग यूर थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, और जो बहुत ही गाढ़े प्रकार की जो ग्रे कलर की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो आपके गले के अंदर जो टॉन्सिल्स है उनको कवर कर लेती है। ठीक है, डिफिकल्टी होगी आपको, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, जो ब्रीदिंग जो आप कर रहे हो उसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किल आपको होने वाली है। नेजल डिस्चार्ज आपको हो जाएगा, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। फीवर एंड चिल्स, यानी कि आपको ठंड लगेगी, बुखार हो सकता है, और मेलासिस हो सकता है, यानी कि अस्वस्थता, यानी कि आप अपने आप को रोगी, बीमार महसूस कर सकते हैं। तो ये साइन और सिम्टम होते हैं डिप्थीरिया के, और ये कॉमन प्रॉब्लम्स में से आती है सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम देखेंगे कि जो हमारा डिप्थीरिया होता है उसके रीजन क्या क्या रहते हैं फैलने के, यानी कि कोज क्या क्या होते हैं, कैसे फैल जाता है ये, और किस तरीके से हमारा स्प्रेड होता है। तो इसमें बैक्टीरिया, कार्नियो बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोज ऑफ डिप्थीरिया तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कार्नियन बैक्टीरियम जो हमारा होता है, बैक्टीरिया का नाम है ये, तो इसकी वजह से डिप्थीरिया जो है वो फैलता है। यूजुअली सी डिप्थीरिया जो जिसको हम बोलते हैं ये मल्टीपल हो जाता है नियर द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द थ्रोट। तो हमारा जो गला होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसके सरफेस के आसपास ये बहुत ज्यादा मल्टीपल, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में फैल जाता है। और जो डिप्थीरिया सी जो स्प्रेड बोला जाता है, इसके 3 रूट बताए गए हैं। तो कौन कौन से रूट है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो रूट है एयरबोर्न ड्रॉपलेट बोला गया हमारा। तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट के अंदर इन्होंने बताया व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन सीजनिंग एंड कफ रिलीज ए मिस्ट ऑफ द कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट, पीपल नियर बाय मे इनहेल सी डिप्थीरिया diphtheria spread efficiently that why particularly in the crowd condition। तो इन्होंने बताया कि एयरबोर्न जो ड्रॉपलेट होता है, यानी कि छींटे पड़ना, हवा के द्वारा जो छींटे पड़ना होता है, ये तब जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है खांसता है, छींकता है, और उससे जो रिलीज होती हैं चीजें, वो हमारी क्या करती हैं, वो ड्रॉपलेट यानी कि छींटों के रूप में सामने वाले के ऊपर गिरती हैं। तो पीपल जो नियर बाय होते हैं वो उसको इनहेल कर लेते हैं, यानी कि सांस ले रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके सांस के द्वारा वो अंदर चली जाती है, और सी डिप्थीरिया जो होता है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर कब होता है, जो क्राउडेड कंडीशन, जब भीड़ भाड़ की जगह होती है और एक दूसरे के आसपास जब बहुत ज्यादा क्लोज और नजदीक जब कोई इंसान एक दूसरे के होता है, तो इस तरीके का जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट होता है वो हमारा फैलता है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है कंटामिनेटेड पर्सनल आइटम जो हमारे हो जाते हैं। तो कंटामिनेटेड के अंदर जो हमारे आएंगे पर्सनल आइटम, जो कि जो रोगी है या जिसको जो प्रॉब्लम है उसके जो यूज में आने वाली जो पर्सनल चीजें होती है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि people occasionally जो जैसे catch diphtheria from the handling and the infected person use tissues, drinking from the person unwashed glass, or coming into the similarly close contact with other item on which bacteria
लेडन सेक्रेशंस में बी द डिपॉजिट। तो इन्होंने कहा है कि भी कंटामिनेटेड जो हमारा पर्सनल आइटम जो होते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी इंसान ने किसी भी तरीके से टिश्यू यूज करके रख रखा है, उसे हाथ लगाना, या उसने ग्लास में पानी पी करके ग्लास रख रखा है, या उसके जूठे बर्तन है, किसी भी तरीके की अगर कोई भी वस्तु अगर किसी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड और अगर से दूसरा यूज कर लेता है तो वो तुरंत चीजें हमारी फैल जाती हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंटामिनेटेड पर्सनल आइटम, अगर कोई भी दूषित या कोई भी इन्फेक्टेड आइटम अगर आप किसी का भी यूज करते हैं तो वो जो है इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड कर देता है। कंटामिनेटेड हाउस होल्ड आइटम, अब उसमें पर्सनल आइटम हो या हाउस होल्ड आइटम हो, लेकिन मतलब किससे, दूषित होने से, कंटामिनेटेड होने से, उससे दूषित यानी कि वो इन्फेक्टेड है वो चीज। तो हाउस होल्ड आइटम में क्या हो जाता है, वैसे तो रेयर केस होता है। तो डिप्थीरिया स्प्रेड ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड आइटम में क्या हो जाता है, घर में एक चीज को जो कई बंदे यूज करे, घर में जैसे टॉवल है, एक इंसान ने उससे अपना चेहरा छींकना या उसने कोई हैंड अपने ड्राई किए हैं, तो वो टॉवल अगर दूसरा भी यूज करा तो वो भी हो सकता है, या फिर टॉय से हो सकता है, अभी बच्चा खेल रहा है उसमें कोई इन्फेक्टेड चीजें लगी है और उसने मुंह में डाल लिया है। तो मतलब इस तरीके की जो चीजें, जो हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं, घर में जो सामान रखा जाता है, उनकी वजह से हमारी जो चीजें हो जाती है दूषित चीजों को, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो थिंग्स होती हैं हमारी, ये हमारी क्या करती हैं, ये हमारी डिप्थीरिया को स्प्रेड करती हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके थोड़े से रिस्क फैक्टर। तो भाई रिस्क फैक्टर के अंदर हमारे देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है। पीपल हु आर इंक्रीज रिस्क कंट्रैक्टिंग डिप्थीरिया, तो इसमें जो हमारे जो खतरे बढ़ जाते हैं, तो कौन कौन से खतरे बढ़ते हैं, तो इन्होंने बताया चिल्ड्रन एंड एडल्ट हु डोंट हैव अप टू डेट इम्यूनाइजेशन, अगर बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, अगर उन्होंने अपना इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो अगर उन्हें डिप्थीरिया का टीकाकरण नहीं हुआ है, तो डीपीटी के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे डीपीटी, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस। तो इसमें 3 बीमारियों का एक टीका लगाया जाता है जब वो बिल्कुल बच्चा होता है, तो डिप्थीरिया का इंजेक्शन या इम्यूनाइजेशन उसे अप टू डेट नहीं हुआ है तो। ठीक है, पीपल लिविंग इन क्राउडेड इन द इन सिटी कंडीशंस, तो पीपल जो हमारे रहते हैं, जो बहुत ही भीड़ भाड़ के एरिया में रहते हैं या गंदे एरिया की कंडीशन या गंदगी में रहते हैं, तो उनको भी ये चीजें हो सकती हैं। पीपल हु हैव द कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, यानी कि ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। ठीक है, एनीवन हु ट्रेवल टू एन एरिया वेयर डिप्थीरिया इज एंडेमिक, और अगर वो ऐसे एरिया से ट्रेवल कर रहा है, ऐसे एरिया में जा रहा है या ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पर डिप्थीरिया पहले से ही फैला हुआ है, तो इस तरीके से ये जो जगह होती हैं ये बहुत ही खतरा पैदा करने वाली होती हैं, और ये जो हमारा खतरा होता है ये बीमारी बढ़ाने वाला होता है। तो ये हमारी डिजीज थी, एक सिस्टिक फिब्रोसिस और ये थी डिप्थीरिया। तो ये डिजीज होती है हमारी यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।